क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है सदियों से हम सबको सोचने पर मजबूर करता रहा है। हाँ बिल्कुल, ये शायद सबसे बड़े सवालों में से एक है। तो आज हम इसी बड़ी खोज की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जरूर। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैज्ञानिक हमारे सौर मंडल के बाहर ग्रह कैसे खोजते हैं। क्या उन ग्रहों के भी अपने चांद हो सकते हैं? और जीवन की तलाश कहाँ तक पहुंची है? चलिए मिलकर इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये सफर वाकई बहुत दिलचस्प है और हम देखेंगे कि आज की जो तकनीक है और हमारी समझ वो कैसे इस खोज को आगे बढ़ा रही है। और मुश्किलें भी होंगी रास्ते में। बिल्कुल, और रास्ते में क्या मुश्किलें आ रही हैं वो भी देखेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी हमारे पास है अभी, उसके आधार पर ब्रह्मांड में जीवन की कितनी संभावना दिखती है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं, ये जो खगोलविद हैं जो ये खोज करते हैं, क्या वो सब एक ही तरह का काम करते हैं या अलग अलग फोकस होता है? नहीं, देखिए मोटे तौर पर दो तरह के मकसद होते हैं, कह सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक तो ब्रह्मांड के जो बड़े सवाल है ना, उनके जवाब ढूंढ रहे हैं। जैसे ये बना कैसे, बिग बैंग क्यों हुआ, ये काम कैसे करता है पूरा सिस्टम। अच्छा, और दूसरे वो हैं, ये इनकी संख्या भी कम नहीं है, जो बस ये मौलिक सवाल लेकर चलते हैं कि क्या हम अकेले हैं? क्या कहीं और किसी दूसरे तारे के ग्रह पर जीवन है? हाँ, कई बार ये दोनों मकसद मिल भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये दो खास वजहें हैं जो वैज्ञानिकों को इस काम के लिए प्रेरित करती हैं। और जब हम बाहर जीवन की बात करते हैं तो एक शब्द है जो बार बार सुनने में आता है, एक्सोप्लैनेट। ये क्या बला है? बला नहीं है, एक्सोप्लैनेट। हाँ, मतलब एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट। एक्स्ट्रा सोलर? हाँ, वो आसान भाषा में कहें तो हमारे सौर मंडल के बाहर किसी दूसरे तारे का चक्कर लगाने वाला ग्रह। अच्छा। रात को आसमान में जो हमें हजारों तारे दिखते हैं, उनमें से कई के पास अपने ग्रह हैं, उन्हीं को एक्सोप्लैनेट कहते हैं। तो इनकी खोज कब शुरू हुई? क्या ये कोई नई बात है, मतलब हाल फिलहाल की? नहीं, कोशिशें तो देखिए करीब 250 साल से चल रही हैं। 250 साल? हाँ, लेकिन जो पहली पक्की खोज मानी जाती है वो 1992 में हुई। तब एक मरे हुए तारे, जिसे पल्सर कहते हैं। पल्सर? हाँ, मतलब तारे का अवशेष समझ लीजिए। उसके चारों ओर 2 ग्रह मिले थे, लेकिन क्योंकि वो तारा खुद थोड़ा अजीब था तो उस खोज से बहुत ज्यादा हलचल नहीं मची। तो असली धूम कब मची? वो बड़ी खोज कब हुई? वो हुआ 1995 में, जब मिशेल मेयर और डिडियर क्विलोज ने 51 पेगासी बी नाम का एक ग्रह खोजा। 51 पेगासी बी? हाँ, और ये ग्रह हमारे सूरज जैसे एक बिल्कुल आम तारे का चक्कर लगा रहा था। इसी खोज ने, आप कह सकती हैं, एक्सोप्लैनेट साइंस की दुनिया में क्रांति ला दी। अच्छा। और इसी खोज के लिए उन्हें 2017 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। ओह, नोबेल पुरस्कार भी? हाँ, तो सही मायनों में एक्सोप्लैनेट का फील्ड यहीं से जन्मा, कह सकते हैं। लेकिन आपने कहा 250 साल पहले भी कोशिश हुई थी। ये बात तो कमाल है। हाँ, ये बात वाकई हैरान करती है। जो पहला दावा था वो 1855 में हुआ था, भारत में। हाँ, मद्रास ऑब्जर्वेटरी के कैप्टन विलियम एस जेकब ने किया था। सोचिए, लगभग 170 साल पहले। तो फिर अगर 170 साल पहले दावा हुआ था तो पक्की खोज में इतना वक्त क्यों लग गया? 1.5 सदी से ज्यादा? देखिए, वजह ये थी कि करीब 1.5 सदी तक बार बार गलत दावे होते रहे। मतलब कोई कहता ग्रह मिला, फिर जांच में पता चलता कि नहीं, वो कुछ और था, कोई गलती थी। अच्छा। इससे हुआ ये कि इस फील्ड की, एक्सोप्लैनेट खोजने की इज्जत बहुत खराब हो गई थी। दूसरे खगोलविद मजाक उड़ाते थे। मजाक? हाँ, कि ये लोग तो भूत ढूंढ रहे हैं या एलियंस ढूंढ रहे हैं। इसे सीरियस साइंस में ही मानते थे। यानी कि जो नोबेल पुरस्कार वाली खोज थी 1995 वाली, उस पे भी शुरू में शक था। बिल्कुल, उस पे भी शुरू में कई लोगों ने सवाल उठाए थे। कहा गया कि ये शायद ग्रह है ही नहीं, हो सकता है तारे की सतह पर ही कोई गतिविधि हो रही हो। असल में आप मानिए कि 2000 के दशक की शुरुआत तक इसे बहुत भरोसेमंद वैज्ञानिक क्षेत्र नहीं माना जाता था। जो वैज्ञानिक इस पर काम करते थे, उन्हें अपने साथियों से, अपने सहकर्मियों से काफी ताने सुनने पड़ते थे। बाप रे! तो आज तक कितने एक्सोप्लैनेट्स मिल चुके हैं? क्या आंकड़ा है अभी? अब तक कंफर्म्ड एक्सोप्लैनेट की संख्या 5800 से ज्यादा हो चुकी है। 5800? ये तो सुनने में बहुत बड़ी संख्या लगती है। हाँ, लगती है, लेकिन अगर आप ब्रह्मांड का पैमाना देखें तो ये कुछ भी नहीं है। अच्छा। सिर्फ हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे, उसमें ही कम से कम 100 अरब तारे हैं। 100 अरब? 100 अरब तारे? हाँ, और अगर हर तारे के पास औसतन एक ग्रह भी हो, जैसा कि हमें अब लगता है कि शायद है,
तो इसका मतलब है कि धरती पर हर इंसान के हिस्से में करीब 10 तारे और उनके ग्रह आएंगे। बाप रे, ये तो सोचने में ही सिर चकरा जाए। मतलब हम तो बस शुरुआत कर रहे हैं इस खोज की। बिल्कुल, एकदम शुरुआती चरण में है हम कह सकते हैं कि हम इस खोज के सुनहरे दौर में जी रहे हैं, जहां हर नई खोज एक नया दरवाजा खोल रही है, एक नया रहस्य सामने ला रही है। ये वाकई दिलचस्प है। लेकिन इतने सारे ग्रहों को खोजा कैसे जाता है? तारे तो बहुत दूर हैं, ग्रह तो और भी छोटे और धुंधले होंगे। हाँ, मुश्किल तो है, पर कई तरीके विकसित हुए हैं। सबसे पुराना तरीका जिसकी हमने बात की वो है एस्ट्रोमेट्री। एस्ट्रोमेट्री, जो कैप्टन जैकब ने इस्तेमाल किया था? हाँ, वही 1855 में। इसमें क्या करते हैं कि तारे की पोजीशन को बहुत ध्यान से मापते हैं। देखते हैं कि क्या वो अपनी जगह से हल्का सा हिलडुल रहा है। अगर हाँ, तो शायद कोई बड़ा अनदेखा ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण से उसे खींच रहा। ये पास के ग्रहों के लिए ठीक है, पर बहुत दूर के लिए मुश्किल। और वो नोबेल पुरस्कार वाला तरीका, वो क्या था? वो था रेडियल वेलोसिटी मेथड। इसमें तारे की जगह नहीं देखते, बल्कि उसकी रफ्तार मापते हैं, खास तौर पर ये कि वो हमारी तरफ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है। रफ्तार? वो कैसे? जैसे एम्बुलेंस का सायरन होता ना, पास आती तो आवाज तीखी लगती है, दूर जाती तो मोटी। हाँ, डॉपलर इफेक्ट। बिल्कुल, वैसा ही कुछ प्रकाश के साथ होता है। तारे की रोशनी में हल्के नीले या लाल रंग के बदलाव आते हैं, जिसे ब्लू शिफ्ट या रेड शिफ्ट कहते हैं। इस बदलाव को बहुत बारीकी से मापकर ग्रह के खिंचाव का पता लगाया जाता है। लेकिन इस पे भी तो शक था, आपने बताया। हाँ, शक यही था कि कहीं ये तारे की अपनी सतह की कोई गतिविधि तो नहीं, तारा खुद ही तो नहीं धड़क रहा। लोग और पक्का सबूत चाहते थे। जैसे ट्रांजिट का मतलब है ग्रह को सीधे तारे के सामने से गुजरते हुए देखना। ओह, जैसे सूर्य ग्रहण होता है। हाँ, कुछ वैसा ही। जब ग्रह तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी बहुत थोड़ी सी कम हो जाती है, एक डिमिंग होती है। क्या ये हर ग्रह के साथ होता है? मतलब हम हर ग्रह को ऐसे देख सकते हैं? नहीं, इसके लिए जरूरी है कि ग्रह, उसका तारा और हमारी पृथ्वी तीनों बिल्कुल एक सीध में हो। ऐसा संयोगवश ही होता है। शायद 1% से 10% सिस्टम में ही ऐसा होता होगा। लेकिन फिर भी ये तरीका कामयाब रहा। बेहद कामयाब। नासा का एक टेलीस्कोप था, केपलर स्पेस टेलीस्कोप। उसने अकेले इसी तरीके से लगभग 4000 एक्सोप्लैनेट खोज डाले। 4000 अकेले केपलर ने? हाँ, आज हमारे कैटलॉग में ज्यादातर ग्रह इसी ट्रांजिट विधि से ही खोजे गए हैं। इनके अलावा माइक्रो लेंसिंग और डायरेक्ट इमेजिंग यानी सीधे ग्रहों की तस्वीर लेने जैसे तरीके भी हैं, पर वो अभी कम इस्तेमाल होते हैं। ये तो हुई ग्रहों की बात। इनके अलावा क्या उनके चंद्रमाओं में भी दिलचस्पी है, जिन्हें आप शायद एक्सोमून कहेंगे? हाँ, एक्सोमून। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से पसंदीदा टॉपिक है। मेरी रिसर्च का एक बड़ा हिस्सा इसी पर रहा है। ये मेरा व्हाइट व्हेल है, कह सकते हैं। व्हाइट व्हेल मतलब वो चीज जिसकी तलाश में आप लगे हुए हैं, जो आपको लगता है वहां है पर हाथ नहीं आ रही। हमें लगता है कि जैसे हमारे ग्रहों के चांद हैं, वैसी एक्सोप्लैनेट के भी होने चाहिए, पर अब तक एक भी एक्सोमून पक्के तौर पे कंफर्म नहीं हुआ है। बस कुछ धुंधली सी उम्मीदें दिखी हैं। लेकिन एक्सोमून उतने जरूरी क्यों है? ठीक है, चांद है, पर उन पे इतना फोकस क्यों? देखिए, इसके कम से कम 4 बड़े कारण हैं। अच्छा। पहला, हो सकता है वो एक्सोमून खुद रहने लायक हो, हैबिटेबल हो। चांद भी रहने लायक हो सकते हैं? क्यों नहीं। दूसरा कारण, वो अपने ग्रह को ज्यादा रहने लायक बना सकते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का चंद्रमा है, वो हमारी धुरी के झुकाव को स्थिर रखता है। धुरी का झुकाव? हाँ, एक्सियल टिल्ट। इसी वजह से हमारे मौसम बहुत ज्यादा बदलते नहीं हैं, स्थिर रहते हैं। अगर चांद नहीं होता तो पृथ्वी शायद इतनी बुरी तरह डगमगाती कि यहाँ जटिल जीवन या खेती वगैरह संभव ही ना होती। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तीसरा कारण, एक्सोमून हमें ये समझने में मदद करते हैं कि सौरमंडल बनते कैसे हैं। जैसे हमारा चांद कैसे बना? माना जाता है एक बहुत बड़ी टक्कर से बना। क्या ये आम बात है या खास? एक्सोमून खोजने से पता चलेगा। और चौथा कारण थोड़ा टेक्निकल है। भविष्य में जब हम एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का विश्लेषण करेंगे तो हो सकता है कि हम ग्रह और उसके पास के चांद को अलग अलग न देख पाएं। वो एक ही सिग्नल देंगे। अब मान लीजिए चांद का वातावरण बिल्कुल अलग है, जैसे हमारे शनि के चांद टाइटन का है, मीथेन से भरा, तो हमें गलतफहमी हो सकती है कि ग्रह पर जीवन के संकेत मिल गए हैं, जबकि वो संकेत चांद से आ रहे हों। अच्छा, तो ये गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए एक्सोमून को समझना जरूरी है। लेकिन इन्हें खोजना इतना मुश्किल क्यों है? अगर ग्रह मिल रहे हैं तो चांद क्यों नहीं? देखिए, एक्सोप्लैनेट खोजना ही अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। एक्सोमून खोजना तो उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। क्यों?
सबसे बड़ी वजह है उनका छोटा आकार। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है गैनीमीड, बृहस्पति का चांद। वो भी पृथ्वी के आकार का सिर्फ 40% है। अब ट्रांजिट विधि में तारे की रोशनी में जो कमी आती है वो ग्रह या चांद के एरिया पर निर्भर करती है, मतलब रेडियस का स्क्वायर। तो अगर आकार बहुत छोटा है तो रोशनी में कमी इतनी कम होगी कि उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और कोई वजह? हाँ, एक और मुश्किल है, वो अपने ग्रह के चारों ओर भी तो घूम रहे होते हैं ना, तो हर बार जब वो तारे के सामने से गुजरेंगे उनकी जगह थोड़ी अलग होगी, उनका समय थोड़ा अलग होगा। इससे सिग्नल और भी जटिल और कमजोर हो जाता है। तो क्या कोई उम्मीदवार मिला है अब तक? कोई संकेत? कुछ संकेत मिले हैं। मेरी अपनी टीम ने 2 उम्मीदवारों का दावा किया है। जैसे एक है केपलर 1625b बाय केपलर 625bi। हाँ, लेकिन ये बड़े अजीब हैं। ये बृहस्पति जितने बड़े ग्रह के चारों ओर नेपच्यून जितने बड़े चांद हैं। नेपच्यून जितना बड़ा चांद? हाँ, किसी ने ऐसी भविष्यवाणी नहीं की थी, इसलिए वैज्ञानिक समुदाय में अभी भी संदेह है, और होना भी चाहिए जब तक पक्का सबूत न मिले। तो सबूत कैसे मिलेगा? हमने हबल स्पेस टेलीस्कोप से पहला उम्मीदवार को देखा था। डेटा में दिखा कि ग्रह के बड़े ट्रांजिट के ठीक बाद एक और छोटा सा ट्रांजिट था जो शायद उस विशाल चांद का हो सकता है, पर अभी और डेटा चाहिए। शायद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST से कुछ और पता चल पाए। अच्छा, आपने कहा था कि एक्सोमून खुद रहने लायक हो सकते हैं। उनमें क्या खास बात हो सकती है जीवन के लिहाज से? हाँ, उनमें कुछ फायदे हो सकते हैं, खासकर उन ग्रहों के चांद जो छोटे ठंडे लाल तारों एम ड्वार्फ्स का चक्कर लगाते हैं। लाल तारे? हाँ, एम ड्वार्फ्स। हमारी आकाशगंगा में ज्यादातर तारे इसी तरह के हैं। अब इनके पास जो रहने लायक जोन में ग्रह होते हैं वो तारे के इतने करीब होते हैं कि वो टाइडली लॉक्ड हो जाते हैं। टाइडली लॉक्ड मतलब एक ही हिस्सा हमेशा तारे की तरफ? हाँ, बिल्कुल वही। जैसे हमारा चांद पृथ्वी से टाइडली लॉक्ड है, हमें उसका एक ही चेहरा दिखता है। अब ग्रह के लिए ये अच्छा नहीं है। एक तरफ हमेशा दिन, भयानक गर्मी, दूसरी तरफ हमेशा रात, बर्फीली ठंड। हाँ, ये तो जीवन के लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल। लेकिन जो चांद होगा वो अपने ग्रह से टाइडली लॉक्ड होगा, तारे से नहीं। तो उसके दोनों हिस्सों पर बारी बारी से दिन और रात होगी, जैसे पृथ्वी पर होती है। ओह, ये तो बड़ा फायदा है। और एक और फायदा हो सकता है, ये जो विशाल ग्रह होते हैं ना, जैसे बृहस्पति, उनका अपना शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। हाँ, ये चुंबकीय क्षेत्र हानिकारक रेडिएशन से बचाता है। तो एक्सोमून्स अपने ग्रह के इस चुंबकीय कवच का फायदा उठा सकते हैं, खासकर अगर उनका अपना मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो। तो शायद भविष्य में इंसानी बस्तियों के लिए ग्रह से ज्यादा उसके बड़े चांद बेहतर साबित हों। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। अच्छा, क्या हम कभी इन एक्सोप्लैनेट या एक्सोमून की साफ तस्वीरें ले पाएंगे, जैसे हम अपने सौरमंडल के ग्रहों की लेते हैं? देखिए, यही सबसे बड़ा सपना है खगोलविदों का। अभी तो दिक्कत यह है कि तारे इतने ज्यादा चमकीले होते हैं और ग्रह इतने धुंधले और पास होते हैं कि सब कुछ तारे की रोशनी में खो जाता है। उन्हें अलग से देखना लगभग असंभव है। लेकिन नई तकनीकें विकसित की जा रही हैं, जैसे कोरोनोग्राफ और स्टार शेड। ये तारे की सीधी रोशनी को रोक देंगी ताकि उसके पास चक्कर लगा रहे धुंधले ग्रह दिख सकें। तो भविष्य में हम पृथ्वी जैसी वो पेल ब्लू डॉट वाली तस्वीर ले पाएंगे, वो धुंधला नीला बिंदु? हाँ, उम्मीद तो यही है। जैसे वॉयेजर यान ने बहुत दूर से पृथ्वी की तस्वीर ली थी ना, एक छोटा सा नीला बिंदु। हाँ, कार्ल सेगन वाली तस्वीर। बिल्कुल। शायद अगले कुछ दशकों में हम किसी पास के एक्सोप्लैनेट की ऐसी एक तस्वीर ले पाएं। क्या उन तस्वीरों में महाद्वीप या समंदर जैसे फीचर्स दिखेंगे? हाई रेजोल्यूशन होंगी? शायद नहीं, कम से कम मेरे जीवन काल में तो बहुत मुश्किल है। हमें शायद बस एक रंगीन बिंदु ही मिले, 1 पिक्सल की तस्वीर। सिर्फ 1 पिक्सल? तो उससे क्या पता चलेगा? पता चलेगा, क्योंकि वो ग्रह घूम रहा होगा। तो जैसे जैसे वो घूमेगा उसके अलग अलग हिस्सों से रोशनी आएगी। कभी समंदर वाला हिस्सा सामने होगा, कभी जमीन वाला, कभी बादल वाला। अच्छा, तो उस 1 पिक्सल के रंग में जो बदलाव आएगा समय के साथ, उसे समझकर कंप्यूटर मॉडलिंग की मदद से हम शायद उस ग्रह की सतह का एक मोटा मोटा नक्शा बना पाएं, अंदाजा लगा पाएं कि कहाँ समंदर है, कहाँ जमीन, कहाँ बर्फ, कहाँ बादल। वाह, ये तो कमाल है। और अगर उस ग्रह का कोई चांद उसके सामने से गुजरा तो वो एक तरह से स्कैनिंग का काम करेगा और हमें और भी ज्यादा विस्तृत जानकारी दे सकता है। नासा का आने वाले दशकों के लिए एक बड़ा मिशन प्लान हो रहा है, हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी, HVO। उसका मुख्य मकसद यही होगा, पृथ्वी जैसे ग्रहों की तस्वीरें लेना और उनके वायुमंडल का अध्ययन करना। ये सब सुनना बहुत ही रोमांचक है, पर एक बुनियादी सवाल मन में आता है। इंसान आखिर ये सब खोजना क्यों चाहता है? दूसरे ग्रहों को, दूसरी दुनियाओं को, शायद वहां बसना भी चाहे,
क्या बस जिज्ञासा है? मुझे लगता है अभी हम एक तरह से पुराने जमाने के नक्शा नवीसों की तरह हैं। नक्शा नवीस? हाँ, जैसे आज से 400-500 साल पहले लोग समुद्री यात्राएं करके अनजान महाद्वीपों के नक्शे बना रहे थे, हम भी अभी बस उन एक्सोप्लैनेट्स के नक्शे बना रहे हैं, उन दुनियाओं के जहां शायद हमारे वंशज बहुत बाद में कभी जाएं। ये खोज की एक मूलभूत मानवीय इच्छा है, जानना कि अगली पहाड़ी के पार क्या है, आगे क्या है। क्या कोई व्यावहारिक कारण भी है, मतलब सिर्फ जिज्ञासा से हटकर? बिल्कुल है। देखिए, सिर्फ एक ग्रह पर, पृथ्वी पर ही रहना थोड़ा जोखिम भरा है। जोखिम? हाँ, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकरा जाए, या पास में कोई तारा फट जाए, सुपरनोवा बन जाए और उसकी घातक गामा किरणें हम तक पहुंच जाएं, तो पूरी मानवता खत्म हो सकती है। अगर इंसान एक से ज्यादा दुनियाओं में बसे हों, तो हमारे अस्तित्व के बचे रहने की संभावना बढ़ जाती है। ये बात तो सही है, मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनना। हाँ, लेकिन इसमें नैतिक सवाल भी हैं। अगर हम किसी ऐसी दुनिया में पहुंचे जहां पहले से जीवन मौजूद हो या कोई सभ्यता हो, तब क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, इन ग्रहों तक पहुंचना कितना मुश्किल है? सबसे पास वाला भी तो बहुत दूर है। बहुत ज्यादा मुश्किल। निकटतम एक्सोप्लैनेट जो हमें पता है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, वो भी 4 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर है। 4 प्रकाश वर्ष? हाँ, इसका मतलब है कि प्रकाश को भी वहां पहुंचने में 4 साल से ज्यादा लगते हैं। हमारे जो सबसे तेज अंतरिक्ष यान हैं अभी, उन्हें भी वहां पहुंचने में हजारों, शायद दसियों हजार साल लगेंगे। तो फिर कोई रास्ता है वहां तक पहुंचने का? इंसानों के लिए तो मौजूदा तकनीक से लगभग नामुमकिन लगता है, लेकिन एक विचार है, बहुत छोटे हल्के अंतरिक्ष यान भेजना, माइक्रो स्पेसक्राफ्ट। माइक्रो स्पेसक्राफ्ट? हाँ, शायद एक चिप जितने बड़े, और उन्हें धरती से शक्तिशाली लेजर किरणों से धक्का दिया जाए। इसे लेजर सेलिंग कहते हैं। अच्छा। इस तकनीक से शायद ये यान प्रकाश की गति के 10-20% तक पहुंच सकते हैं। तब ये यात्रा हजारों साल के बजाय शायद कुछ दशकों में पूरी हो सकती है। दशकों में? हाँ, पर जाहिर है उन पर इंसान नहीं जा सकते, पर शायद एआई जा सकता है, या चिप पर हमारी जानकारी जा सकती है। वो वहां जाकर डेटा वापस भेज सकते हैं। तो क्या इंसान कभी एक्सोप्लैनेट पर कदम रख पाएगा? सीधे जाना तो बहुत मुश्किल है, जैसा मैंने कहा, लेकिन एक तरीका है जो साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर शायद संभव हो। वो क्या? कि हम जमे हुए इंसानी भ्रूण भेजें। भ्रूण? हाँ, और जब वो यान वहां पहुंचे तो साथ गए रोबोट उन भ्रूणों को विकसित करें और बच्चों को पालें पोसें। एक टीवी सीरीज है रेज्ड बाय वुल्व्स, कुछ वैसा ही। बाप रे, ये तो बहुत ही अजीब आइडिया है। अजीब है, पर शायद यही एक तरीका हो सकता है इंसानों को इंटरस्टेलर यात्रा कराने का। लेकिन फिर सवाल उठता है कि वहां के हालात कैसे होंगे? क्या वहां ठोस जमीन होगी? गुरुत्वाकर्षण कितना होगा? अगर पृथ्वी से 4 गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण हुआ, 4G, तो क्या इंसान वहां रह पाएगा? 4G में रहना तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, और अगर वो किसी एक्सोमून पर उतरें, तो हो सकता है वहां रात में भी आसमान में विशाल ग्रह चमक रहा हो और रात भी दिन जैसी रोशन हो। ये सब बहुत जोखिम भरा होगा, पर इंसान जोखिम उठाते आए हैं। अगर मान लीजिए भविष्य में इंसान अलग-अलग तारों पर बस गए, तो क्या होगा? क्या वो जुड़े रहेंगे? दूरियां इतनी ज्यादा हैं, हमारी आकाशगंगा ही 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है, कि अलग-अलग बस्तियां एक दूसरे से पूरी तरह कट जाएंगी। कट जाएंगी मतलब हजारों साल लगेंगे सिर्फ एक संदेश को एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक पहुंचने में। समय के साथ वो शायद अपना मूल ग्रह पृथ्वी भी भूल जाएं। उनकी भाषा, संस्कृति, शायद जीव विज्ञान भी बदल जाए। हमें एक अकेली जुड़ी हुई गैलेक्टिक फेडरेशन जैसी चीज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, जैसी फिल्मों में दिखाते हैं, बल्कि कई अलग अलग बिखरी हुई, शायद एक दूसरे से अनजान सभ्यताओं की उम्मीद करनी चाहिए। ड्यून नॉवल जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि इंसान शायद हमारे सौरमंडल में ही बस्तियां बसाएगा, मंगल पर या बृहस्पति के चंद्रमाओं पर। एक्सोप्लैनेट पर पहुंचना वो बहुत ही मुश्किल लक्ष्य है। हाँ, हमारे भेजे रोबोट्स या एआई एजेंट्स जरूर वहां हमारे दूत बनकर जा सकते हैं। जैसे कि? जैसे ग्रह का सही आकार और द्रव्यमान, सही आंतरिक संरचना, एक बड़ा चंद्रमा होना, जमीन के प्लेटों का हिलना, प्लेट टेक्टोनिक्स, एक मजबूत चुंबकीय कवच, मैग्नेटिक फील्ड, सही मात्रा में पानी और जमीन का अनुपात, समुद्र के पानी का सही खारापन, वगैरह वगैरह। रेयर अर्थ परिकल्पना कहती है कि अगर इनमें से कुछ चीजें भी न होती या थोड़ी अलग होती, तो शायद पृथ्वी पर जटिल जीवन कभी संभव ही ना हो पाता। इसलिए पृथ्वी जैसी दुनियाएं ब्रह्मांड में बहुत ही दुर्लभ यानी रेयर होनी चाहिए। लेकिन क्या ये जरूरी है कि जीवन पनपने के लिए हर जगह यही सारी शर्तें पूरी हों?
यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हम पक्के तौर पर नहीं जानते। हो सकता है जीवन के पनपने के और भी रास्ते हों, ऐसी परिस्थितियां हों जिनके बारे में हमें अभी पता ही नहीं है। ये रेयर अर्थ वाली सोच थोड़ी पृथ्वी केंद्रित है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। हम जो जानते हैं उसी के आधार पर नियम बना रहे हैं। पृथ्वी जैसे ग्रहों के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होते हैं? कभी सुनते हैं अर्थ लाइक, कभी अर्थ 2.0। क्या कोई पक्की परिभाषा है? कई शब्द इस्तेमाल होते हैं, पर सच कहूं तो कोई एक पक्की सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। मुश्किल यह है कि अगर आप सिर्फ आकार और द्रव्यमान देखें तो शुक्र ग्रह भी पृथ्वी जैसा ही है। हाँ, उसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। बिल्कुल, पर शुक्र की सतह तो जलते हुए नरक जैसी है। तापमान 450 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। तो सिर्फ आकार या वजन से अर्थ लाइक कहना काफी नहीं है। इसीलिए जब वैज्ञानिक अर्थ लाइक या अर्थ 2.0 जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा एक चेतावनी साथ रहती है कि ये ऊपरी तौर पर शायद पृथ्वी जैसा हो सकता है, पर अंदरूनी हालात बिल्कुल अलग हो सकते हैं। विज्ञान खुद को सुधारता रहता है। हजारों एक्सोप्लैनेट मिले हैं जैसा आपने बताया। उनमें सबसे आम तरह के कौन से ग्रह पाए गए हैं? आंकड़े बताते हैं कि हमारे सौरमंडल के नेपच्यून जितने बड़े या उससे थोड़े छोटे ग्रह, जिन्हें मिनी नेपच्यून कहते हैं, सबसे आम है। नेपच्यून जैसे? हाँ, लेकिन सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प वो ग्रह हैं जो आकार में पृथ्वी और नेपच्यून के बीच के हैं। इन्हें कभी कभी सुपर अर्थ या मिनी नेपच्यून कहा जाता है। सुपर अर्थ, मिनी नेपच्यून। हाँ, हमारे अपने सौरमंडल में इस साइज का कोई ग्रह है ही नहीं, तो हम ठीक से नहीं जानते कि ये कैसे होते हैं। क्या ये पृथ्वी की तरह बड़ी चट्टानी दुनिया है, या नेपच्यून की तरह गैस के छोटे गोले हैं, या फिर पूरी तरह पानी से ढकी विशाल महासागरीय दुनिया, ओशन वर्ल्ड्स। यहां आकर हमारी तुलनाएं खत्म हो जाती हैं। ये सचमुच की एलियन दुनिया है। क्या हमें अब तक कोई पक्का अर्थ ट्विन मिला है? मतलब ऐसा ग्रह जो आकार, वजन, तापमान और अपने तारे के प्रकार, इन चारों मामलों में पृथ्वी जैसा हो? देखिए, दावे तो कई बार हुए हैं, सुर्खियां भी बनी हैं, पर ज्यादातर बाद में टिक नहीं पाई या उन पर सवाल उठ गए। मेरे हिसाब से एक सच्चे अर्थ ट्विन के लिए ये चारों शर्तें पूरी होनी चाहिए। पृथ्वी जैसा द्रव्यमान और आकार, पृथ्वी जैसा सतह का तापमान ताकि पानी तरल अवस्था में रह सके, और वो हमारे सूरज जैसे ही किसी तारे जी टाइप स्टार का चक्कर लगा रहा हो। इन चारों शर्तों को पूरी तरह से पूरा करने वाला एक भी ग्रह अभी तक निर्विवाद रूप से कंफर्म नहीं हुआ है। एक भी नहीं? नहीं। एक ग्रह था केपलर 452b, जो सबसे करीब माना गया था, पर अब उसके अस्तित्व पर भी कुछ संदेह है। हाँ, ये जरूर है कि छोटे ठंडे लाल तारों एम डॉर्फ्स के चारों ओर पृथ्वी के आकार के कई ग्रह मिले हैं, उनके रहने योग्य क्षेत्र में, जैसे ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम में ही कई हैं। ट्रैपिस्ट 1, हाँ, सुना है। पर सवाल यह है कि क्या वो एम डॉर्फ तारे खुद जीवन के लिए उपयुक्त हैं? उनमें बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है, वो बहुत ज्यादा भड़कते रहते हैं, तो वहां जीवन पनपना शायद मुश्किल हो। तो फिर अंदाजा क्या है? अगर कोई पक्का ट्विन नहीं मिला तो पृथ्वी जैसे ग्रह कितने आम हो सकते हैं? ये $1 मिलियन सवाल है। केपलर मिशन के डेटा का इस्तेमाल करके कई टीमों ने इसका अनुमान लगाने की कोशिश की है। पर क्योंकि कोई पक्का अर्थ ट्विन नहीं मिला तो हमें एक्सट्रापुलेशन करना पड़ता है, यानी मौजूदा डेटा से आगे का अंदाजा लगाना पड़ता है। और नतीजे बहुत अलग अलग आते हैं। अलग अलग गणितीय मॉडल इस्तेमाल करने पर जवाब 1% से लेकर 100% से भी ज्यादा तक आते हैं, 100% से ज्यादा। वो कैसे? मतलब कि औसतन हर सूरज जैसे तारे के पास एक से ज्यादा पृथ्वी जैसा ग्रह हो सकता है। सच तो यह है कि हम अभी ठीक से नहीं जानते, हमें और डेटा चाहिए और बेहतर तरीके चाहिए खोजने के। तो किसी ग्रह को रहने लायक यानी हैबिटेबल क्या चीज बनाती है? क्या बस पानी होना काफी है? नासा का मंत्र रहा है फॉलो द वाटर। हाँ, नासा की रणनीति पानी की तलाश रही है, और इसका कारण सीधा है। पृथ्वी पर हम जैसा जीवन जानते हैं उसके लिए तरल पानी बिल्कुल जरूरी है। इसी आधार पर हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन की परिभाषा तय होती है। तारे से वो सही दूरी जहां ना तो बहुत गर्मी हो कि पानी उबल जाए और न इतनी ठंड कि पानी जम जाए। लेकिन ये एक धारणा है, हो सकता है कि ब्रह्मांड में कहीं और जीवन बिना पानी के भी पनपता हो, शायद मीथेन या अमोनिया जैसे किसी और तरल पदार्थ में। पर क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन हैं, हमें अपनी खोज को कहीं केंद्रित करना होता है, और पृथ्वी जैसे माहौल यानी पानी वाली दुनियाओं पर ध्यान देना सबसे तार्किक पहला कदम लगता है। पानी के अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो शायद जरूरी हों, जैसा रेयर अर्थ वाले कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स क्यों जरूरी है, क्योंकि वो कार्बन को रिसाइकिल करती है, जिससे ग्रह का तापमान स्थिर रहता है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों जरूरी है, क्योंकि वो हानिकारक रेडिएशन से बचाता है। बड़ा चंद्रमा क्यों जरूरी है, धुरी को स्थिर रखने के लिए।
जमीन और पानी का सही अनुपात, समुद्र की लवणता, ये सब पृथ्वी पर आधारित अटकलें हैं। एस्टेरॉयड के टकराने की भूमिका भी जटिल है। क्या वो जीवन खत्म करते हैं या फिर वो विकास के लिए जरूरी रीसेट बटन दबाते हैं? बृहस्पति जैसा बड़ा ग्रह हमारे लिए ढाल है या वो खुद खतरा है जो एस्टेरॉयड्स को हमारी तरफ फेंकता है? इन सब पर बहस जारी है और अब खगोलविद हैबिटेबल जोन की परिभाषा को भी विस्तार देने की सोच रहे हैं। हो सकता है एमडोआफ के ग्रहों पर घने बादल एक छतरी क्लाउड सोम्ब्रेरो बनाकर ग्रह को रहने लायक बनाते हों, या ड्यून जैसी सूखी रेगिस्तानी दुनिया में भी जीवन हो, या बहुत ठंडे ग्रहों पर हाइड्रोजन का मोटा वायुमंडल ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करके उन्हें गर्म रखता हो। संभावनाएं बहुत हैं। तो क्या रेयर अर्थ परिकल्पना गलत है? मेरा तर्क यह है कि यह शायद बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण है। एक ड्रेक समीकरण है जो जीवन की संभावना की गणना करने की कोशिश करता है। उसमें कई फैक्टर होते हैं जिन्हें गुणा किया जाता है। रेयर अर्थ वाले उसमें और फैक्टर जोड़ देते हैं जिससे संभावना कम हो जाती है। लेकिन क्या जीवन तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है? गुणा करने के बजाय शायद कई समानांतर रास्ते हों जिन्हें जोड़ा जाना चाहिए। एडिटिव पाथ्स। हाँ, हो सकता है जीवन के पनपने के ऐसे तरीके हों जिन्हें हम अभी जानते ही नहीं। ये बात तो सोचने वाली है। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, खुद जीवन की तलाश। ये इतनी लोकप्रिय क्यों है? लोग उड़न तश्तरियों या अब जिन्हें UAPs कहते हैं, उनमें भी एलियन क्यों देखने लगते हैं? मुझे लगता है क्योंकि ये सवाल, क्या हम अकेले हैं, हम सबको अंदर तक कचोटता है। ये इंसान की शायद सबसे गहरी जिज्ञासाओं में से एक है और इसी तीव्र इच्छा की वजह से हम कई बार असामान्य चीजों में भी पैटर्न या मतलब ढूंढने लगते हैं। एलियंस का हाथ देखने लगते हैं। वैज्ञानिकों को इस मानवीय पूर्वाग्रह बायस से बहुत सावधान रहना होता है और सिर्फ ठोस वैज्ञानिक सबूतों पर ही ध्यान देना होता है। लेकिन जीवन कहते किसे हैं? क्या इसकी कोई परिभाषा है? इसे बताना कितना मुश्किल है। अविश्वसनीय रूप से कठिन। शायद जीवन को परिभाषित करने से बेहतर है यह कहना कि जब हम इसे देखेंगे तब पहचान लेंगे। नासा की एक कामकाजी परिभाषा है, एक ऐसी रासायनिक प्रणाली जो खुद को बनाए रख सकती है और डार्विनियन विकास यानी प्राकृतिक चयन द्वारा बदलाव में सक्षम हो। पर यह परिभाषा भी शायद AI जैसे गैर रासायनिक कृत्रिम जीवन को शामिल ना करे। सच तो यह है कि हमारे पास जीवन का सिर्फ एक ही उदाहरण है, पृथ्वी का जीवन। जब तक हमें और उदाहरण नहीं मिलते, कोई भी परिभाषा अधूरी रहेगी। तो जीवन शुरू होने के लिए जरूरी शर्तें क्या हैं? तापमान कितना जरूरी है? क्या बहुत गर्म या ठंडे में जीवन शुरू हो सकता है? ये भी एक बड़ी बहस का विषय है। हम पृथ्वी पर देखते हैं कि कुछ जीव, जिन्हें एक्सट्रीमोफाइल कहते हैं, वो बहुत ही विषम परिस्थितियों में जी सकते हैं। कुछ -25 डिग्री सेल्सियस के जमे हुए तापमान में, तो कुछ +125 डिग्री सेल्सियस के उबलते पानी में। बाप रे। पर सवाल यह है कि क्या जीवन ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में शुरू भी हो सकता है या सिर्फ पनपने के बाद वहां पहुंच गया? हो सकता है जीवन की उत्पत्ति एबियोजेनेसिस के लिए बहुत ही संकीर्ण नर्म तापमान सीमा जरूरी हो। लेकिन हम ये भी नहीं मान सकते कि बाहरी जीवन की सहनशीलता पृथ्वी के एक्सट्रीमोफाइल की सीमाओं तक ही सीमित होगी। फिर भी एक शुरुआती खोज सीमा के तौर पर तरल पानी की रेंज मोटे तौर पर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस एक अच्छी और तार्किक जगह लगती है। एक कोपरनिकन सिद्धांत, कोपरनिकन प्रिंसिपल भी है जो कहता है कि हम खास नहीं, आम हैं। क्या ये जीवन की खोज में मदद करता है? हाँ, कोपरनिकन सिद्धांत या मीडियोक्रिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारा स्थान पृथ्वी और हमारा समय ब्रह्मांड में कोई खास या अनोखा नहीं है, हम औसत हैं। ये सिद्धांत नेपच्यून जैसे ग्रहों के लिए सही लगता है क्योंकि वो वाकई आम पाए गए हैं। लेकिन जब हम पृथ्वी की उन विशेषताओं पर आते हैं जो जीवन से जुड़ी हैं, जैसे ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल, तरल पानी, तो ये सिद्धांत लागू करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कमजोर एंथ्रोपिक सिद्धांत काम करता है। वो कहता है कि हम केवल वहीं मौजूद हो सकते हैं और वैसे ही परिस्थितियों को देख सकते हैं जो जीवन के अस्तित्व के अनुकूल हों। इसलिए हम जीवन से जुड़ी विशेषताओं के लिए कोपरनिकन सिद्धांत का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करें। यह सिद्धांत ये साबित नहीं करता कि जीवन आम होना ही चाहिए। क्या हम एलियन सभ्यताओं को किसी तरह वर्गीकृत कर सकते हैं उनके विकास के स्तर के आधार पर? हाँ, एक कोशिश की गई है जिसे कार्दाशेव स्केल कहते हैं। ये रूसी खगोलविद निकोलाई कार्दाशेव ने 1964 में प्रस्तावित किया था। ये स्केल सभ्यताओं को उनके द्वारा इस्तेमाल की जा सकने वाली ऊर्जा की मात्रा के आधार पर बांटता है। कैसे? टाइप 1 सभ्यता वो होगी जो अपने ग्रह पर उपलब्ध सारी ऊर्जा का उपयोग कर सके, जैसे मौसम नियंत्रण, भूतापीय ऊर्जा आदि। टाइप 2 सभ्यता वो होगी जो अपने तारे की सारी ऊर्जा का उपयोग कर सके, शायद तारे के चारों ओर एक विशाल संरचना बनाकर, जिसे डायसन स्फीयर कहते हैं।
और टाइप 3 सभ्यता वो होगी जो अपनी पूरी आकाशगंगा की ऊर्जा का उपयोग कर सके, शायद गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल की ऊर्जा का। हम इंसान अभी कहाँ है इस स्केल पर? हम अभी टाइप 1 तक भी नहीं पहुंचे हैं, शायद टाइप 0.7 के आसपास। अच्छा, एक और दिलचस्प विचार आपने पहले बताया था, हार्ट्स फैक्ट ए। ये क्या है और फर्मी पैराडॉक्स से कैसे जुड़ा है? हाँ, फर्मी पैराडॉक्स वही सवाल है। अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा और पुराना है तो एलियंस होने चाहिए, तो फिर वो हैं कहाँ? हमें अब तक मिले क्यों नहीं? माइकल हार्ट ने 1975 में इसी पर तर्क देते हुए फैक्ट ए पेश किया। फैक्ट ए बस एक सीधी सी लगभग निर्विवाद बात कहता है, अभी इस समय पृथ्वी पर कोई एलियन सभ्यता मौजूद नहीं है। हाँ, ये तो जाहिर है। लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि कम से कम कोई ऐसी गैलेक्टिक सभ्यता मौजूद नहीं है जिसने पूरी आकाशगंगा पर कब्जा कर लिया हो या उसे कॉलोनाइज कर लिया हो, वरना वो यहां भी होते या उनके निशान होते। एक और तर्क है वॉन न्यूमन प्रोब्स का, यानी ऐसे रोबोट जो अपनी नकल खुद बना सकें और फैलते जाएं। अगर ऐसी विस्तारवादी सभ्यताएं आम होती तो उनके प्रोब्स अब तक पूरी गैलेक्सी में फैल चुके होते और हम तक पहुंच चुके होते। फैक्ट ए शायद हमारे पास सबसे मजबूत डेटा पॉइंट है जो बताता है कि कम से कम गैलेक्सी विजयी सभ्यताएं तो आम नहीं हैं। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, जीवन की उत्पत्ति पर कोई नई जानकारी है? ये कितना आसान या मुश्किल लगता है? कुछ हाल के नतीजे ये इशारा करते हैं कि पृथ्वी पर जीवन शायद बहुत ही जल्दी शुरू हो गया था। कितना जल्दी? हमारे पास सबूत हैं कि पृथ्वी पर महासागर लगभग 4.4 अरब साल पहले बने थे, और अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जीवन शायद 4.2 अरब साल पहले ही उभर आया था। सिर्फ 20 करोड़ साल में? हाँ, भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर ये पलक झपकने जैसा है। ये इतना तेज है कि ये इस विचार को बल देता है कि शायद जीवन की शुरुआत, एबियोजेनेसिस, उतनी मुश्किल प्रक्रिया नहीं है, कम से कम पृथ्वी जैसी अनुकूल परिस्थितियों में। अगर बैक्टीरिया जैसा सरल जीवन आसानी से शुरू हो जाता है तो फिर हम जैसी बुद्धिमान तकनीकी सभ्यता बनने में कितना समय लगता है? ये एक और बड़ा अनसुलझा सवाल है। पृथ्वी पर सरल जीवन से लेकर हम तक पहुंचने में लगभग 4 अरब साल लगे। 4 अरब साल? हाँ, लेकिन तारों और ग्रहों का अपना जीवन काल भी सीमित होता है। हमारी पृथ्वी खुद शायद अगले 1 अरब साल से भी कम समय में सूरज की बढ़ती गर्मी के कारण निर्जन हो जाएगी। तो क्या जो तारे जल्दी मर जाते हैं, जैसे बड़े नीले तारे, उनके ग्रहों के पास जटिल जीवन या बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए पर्याप्त समय होता ही नहीं? क्या भविष्य की ज्यादातर सभ्यताएं उन छोटे, ठंडे लेकिन अरबों खरबों साल तक जीने वाले एम ड्वार्फ तारों के आसपास उभरेंगी? हम नहीं जानते। हम जीवन की तलाश असल में करते कैसे हैं? क्या तरीके हैं? मोटे तौर पर 2 मुख्य रणनीतियां हैं। पहली है बायोसिग्नेचर्स खोजना, यानी जीवन के रासायनिक संकेत या निशान, जैसे किसी एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में ऐसी गैसें खोजना जो शायद जीवन ही पैदा करता हो। जैसे ऑक्सीजन? हाँ, ऑक्सीजन एक क्लासिक उदाहरण है। पृथ्वी पर ज्यादातर ऑक्सीजन जीवन पौधों ने बनाई है। या मीथेन। चुनौती यह है कि ये गैसें बिना जीवन के भी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से बन सकती हैं। इसे फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। हमें पक्का करना होगा कि संकेत वाकई जीवन का ही है। और दूसरी रणनीति? दूसरी है टेक्नो सिग्नेचर्स खोजना, यानी टेक्नोलॉजी के संकेत। जैसे जानबूझकर भेजे गए रेडियो सिग्नल या शक्तिशाली लेजर बीम या कोई बहुत बड़ी कृत्रिम संरचना, आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर जो तारे के आसपास बनाई गई हो, या शायद औद्योगिक प्रदूषण के निशान। ये संकेत जीवन के एक बहुत छोटे हिस्से, यानी विकसित तकनीकी सभ्यता से ही आएंगे, इसलिए शायद ज्यादा दुर्लभ हो। लेकिन अगर ऐसा कोई संकेत मिलता है तो वो जीवन का लगभग पक्का सबूत होगा। SETI, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम इसी पर केंद्रित है। खोज करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आपने पहले संदूषण का जिक्र किया था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा नैतिक और वैज्ञानिक मुद्दा है। क्या हम अपने अंतरिक्ष यान के साथ पृथ्वी के सूक्ष्म जीवों को मंगल या कहीं और ले जा रहे हैं? किसी भी यान को 100% स्टेरिलाइज करना, यानी पूरी तरह से कीटाणु रहित करना, लगभग नामुमकिन है। तो खतरा क्या है? खतरा यह है कि अगर हम भविष्य में मंगल पर जीवन खोजते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो मंगल का अपना जीवन है या वो जीवन है जो हम गलती से पृथ्वी से ले गए थे। इससे पूरी खोज का मकसद ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए यूरोपा, बृहस्पति का चांद, या एन्सेलेडस, शनि का चांद जैसी बर्फीली दुनियाएं ज्यादा दिलचस्प लक्ष्य मानी जाती हैं। उनकी सतह मोटी बर्फ से ढकी है, जिसके नीचे विशाल महासागर हो सकते हैं। वहां बाहरी संदूषण की संभावना
कम है, और अगर वहां जीवन मिलता है तो वो लगभग निश्चित रूप से पृथ्वी से स्वतंत्र एक दूसरी उत्पत्ति, सेकंड जेनेसिस का प्रमाण होगा। ये बहुत बड़ी खोज होगी। तो क्या हमें कभी पक्का जवाब मिलेगा कि हम अकेले हैं या नहीं? इस सवाल का अंत होगा? हमें इस संभावना को स्वीकार करना होगा कि शायद कभी नहीं। हम कभी भी ये साबित नहीं कर सकते कि ब्रह्मांड में कहीं भी जीवन नहीं है। आप नकारात्मक को कैसे साबित करेंगे? अंतरिक्ष बहुत बहुत बड़ा है। हो सकता है जीवन बहुत दुर्लभ हो, या बहुत दूर हो, या ऐसे रूप में हो जिसे हम पहचान ना पाएं। हमें धैर्य रखना पड़ सकता है। शायद सदियों या सहस्राब्दियों तक ये खोज जारी रहे और फिर भी कोई जवाब ना मिले। आपने फर्मी पैराडॉक्स के समाधानों की बात की थी। क्या ये सच है कि ये समाधान अक्सर हमारे अपने समय की चिंताओं या टेक्नोलॉजी को दर्शाते हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत दिलचस्प पैटर्न है। आजकल एआई और वर्चुअल रियलिटी का जमाना है, तो एक लोकप्रिय विचार ये है कि शायद उन्नत सभ्यताएं वास्तविक दुनिया से ऊबकर या खतरों से बचने के लिए पूरी तरह से वर्चुअल दुनिया, सिमुलेशन में चली जाती हैं, इसलिए हमें दिखती नहीं। अच्छा। 1960 और 70 के दशक में शीत युद्ध और परमाणु विनाश का डर शर्म पर था, तो तब सोचा जाता था कि शायद सभ्यताएं खुद को नष्ट कर लेती हैं तकनीक विकसित होने के बाद। ये समाधान शायद एलियन से ज्यादा हमारे अपने डर और उम्मीदों को दर्शाते हैं। सेटी यानी एलियन इंटेलिजेंस की खोज में एक विरोधाभास सा लगता है। हम सुन रहे हैं पर खुद ज्यादा संदेश नहीं भेज रहे। हाँ, ये एक बहस का मुद्दा है। हम ज्यादातर निष्क्रिय रूप से सुन रहे हैं। सेटी, हम खुद सक्रिय रूप से संदेश भेजने, जिसे MET मैसेजिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस कहते हैं, से काफी हद तक बचते रहे हैं। हम एक तरह से ये मान रहे हैं कि कोई परोपकारी उन्नत सभ्यता होगी जो बहुत सारी ऊर्जा खर्च करके ब्रह्मांड में चिल्ला रही होगी, हम यहाँ हैं, हमसे बात करो। भेजने में झिझक क्यों है? क्या कोई खतरा है? हाँ, कुछ बहुत सम्मानित वैज्ञानिकों जैसे स्टीफन हॉकिंग ने चिंता जताई थी कि सक्रिय रूप से अपनी उपस्थिति जताना खतरनाक हो सकता है। खतरनाक? हाँ, उनका तर्क था कि अगर कोई उन्नत सभ्यता हमें खोज लेती है तो हमें नहीं पता कि उनके इरादे क्या होंगे। मानव इतिहास गवाह है कि जब भी कोई तकनीकी रूप से ज्यादा उन्नत सभ्यता कम उन्नत सभ्यता से मिली है, तो नतीजा अक्सर कम उन्नत वाले के लिए विनाशकारी रहा है। एक डार्क फॉरेस्ट परिकल्पना भी है जो एक साइंस फिक्शन नॉवल से आई है। वो कहती है कि ब्रह्मांड एक अंधेरे जंगल की तरह है और हर सभ्यता एक शिकारी है जो चुपचाप छिपी रहती है। अगर आप अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं तो आप दूसरे शिकारियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो शायद आपको खत्म कर दें। इसलिए सबसे सुरक्षित रणनीति है चुप रहना। लेकिन क्या छिपना मुमकिन है? मेरा व्यक्तिगत तर्क यह है कि अगर कोई सभ्यता इतनी उन्नत है कि वो इंटरस्टेलर यात्रा कर सकती है या हमें नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो शायद हमें वैसे भी खोज सकती है। हमारे शहरों की रोशनी से, हमारे वायुमंडल में प्रदूषण के संकेतों से, हमारे सैटेलाइट से। सिर्फ रेडियो सिग्नल न भेजना शायद हमें छिपाने के लिए काफी ना हो। ये एक जटिल नैतिक बहस है। संचार में और क्या चुनौतियां हैं भाषा के अलावा? सबसे बड़ी चुनौती है दूरी और ऊर्जा। अगर आप पूरी गैलेक्सी में सुना जाने लायक सिग्नल भेजना चाहते हैं तो आपको अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा चाहिए होगी। ट्रांसमीटर शायद ग्रह या तारे के आकार का बनाना पड़े। बाप रे! इसलिए शायद एक निष्क्रिय तरीका ज्यादा व्यवहारिक हो। जैसे मैंने पहले कहा, कोई बहुत बड़ी कृत्रिम संरचना बनाना जो तारे के सामने से गुजरते हुए एक अजीब अप्राकृतिक ट्रांजिट सिग्नल पैदा करे, जैसे एक बहुत बड़ा तिकोना या चौकोर ढांचा। इन्हें लगातार ऊर्जा देने की जरूरत नहीं होगी, ये बस वहां मौजूद रहेंगे। भाषा की चुनौती तो है ही, वो हमारी भाषा नहीं समझेंगे, हम उनकी नहीं। हमें गणित या भौतिकी जैसी सार्वभौमिक भाषा का उपयोग करना होगा, जैसा कि एरेसीबो संदेश और पायोनियर पट्टिका में करने की कोशिश की गई थी। ये भी मानता है कि वो सभ्यता भी गणित और विज्ञान को उसी तरह समझती होगी जैसे हम समझते हैं। तो भविष्य में संचार का या अपनी छाप छोड़ने का सबसे संभावित या टिकाऊ तरीका क्या हो सकता है? मेरे विचार में निष्क्रिय दीर्घकालिक तरीके ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। शायद सबसे अच्छा तरीका है उनके खोजने के लिए कोई भौतिक चीज पीछे छोड़ना, कोई कलाकृति, कोई रिकॉर्ड, जैसे आर्थर सी क्लार्क की किताब और फिल्म 2001 ए स्पेस ऑडिसी के मोनोलिथ थे। मोनोलिथ? हाँ, और ऐसी किसी चीज को छोड़ने के लिए हमारे सौरमंडल में सबसे अच्छी जगह है चांद। चांद क्यों? पृथ्वी क्यों नहीं? क्योंकि चांद भूवैज्ञानिक रूप से लगभग मृत है। वहां कोई हवा नहीं, पानी नहीं, मौसम नहीं, प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं।
पृथ्वी पर तो सब कुछ मौसम और भूविज्ञान के कारण समय के साथ नष्ट हो जाता है। चांद की सतह पर रखी चीजें लाखों साल तक सुरक्षित रह सकती हैं, और अगर सतह के थोड़ा नीचे कुछ दबा दिया जाए तो वो अरबों साल तक सुरक्षित रह सकता है। हम वहां अपना पूरा इतिहास, अपना ज्ञान, अपनी कला, सब कुछ एक टाइम कैप्सूल की तरह दर्ज कर सकते हैं। ये थोड़ा निराशाजनक सा नहीं लगता कि शायद हम उनसे कभी मिलेंगे नहीं, बस निशान छोड़ेंगे? शायद वास्तविक समय में संवाद, दो तरफा बातचीत, तारों के बीच की दूरियों के कारण लगभग असंभव हो, लेकिन हम समय के माध्यम से संवाद कर सकते हैं। जैसे हमारे पूर्वज हजारों साल पहले बनाए गए पिरामिड या स्टोनहेंज के माध्यम से आज भी हमसे बात करते हैं, अपनी कहानी बताते हैं। हम भी चांद पर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो अरबों साल बाद किसी को हमारे बारे में बताए। और वो कोई कौन होगा? और शायद सबसे अधिक संभावना ये है कि उस अवशेष को खोजने वाली उन्नत सभ्य का कोई बाहरी एलियन ना हो, बल्कि पृथ्वी के ही भविष्य के वंशज हों। कोई और प्रजाति जो हमारे बाद इस ग्रह पर विकसित हो, या शायद भविष्य के इंसान जो सुदूर भविष्य में चांद पर वापस जाएं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यही सबसे संभावित एलियन एनकाउंटर है, अपने ही अतीत या भविष्य से मुलाकात। तो ये थी हमारी ब्रह्मांड में जीवन की महान खोज की एक गहरी पड़ताल। हमें एक्सोप्लैनेट की रोमांचक दुनिया, एक्सोमून की रहस्यमयी संभावनाओं, रहने योग्य ग्रहों की जटिल बहस और जीवन को खोजने और उससे संवाद करने की विशाल चुनौतियों को समझने की कोशिश की। हाँ, और ये स्पष्ट है कि हम इस अविश्वसनीय यात्रा के अभी शुरुआती चरण में ही हैं। इतने सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें नहीं पता, और शायद कुछ सवालों के जवाब हमें कभी मिलेंगे भी नहीं। लेकिन खोज जारी है, और ये मानव जिज्ञासा से प्रेरित होकर हमेशा जारी रहेगी। और जैसा कि हमने आखिर में सुना, शायद सबसे दिलचस्प और अनोखी मुलाकात भविष्य में यहीं हमारे अपने सौर मंडल में हमारे छोड़े गए निशानों के जरिए ही हो। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए दिलचस्प और उपयोगी रही होगी। उन्हें ये पड़ताल कैसी लगी? क्या इस चर्चा को और बेहतर बनाया जा सकता है? अपने विचार हमें जरूर बताएं।